बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। 5 दरियाओं की सरजमीन को बिपरते दरियाओं ने घेरा हुआ है। सैलाब से पंजाब में तबाही, कई बंद टूटने से बस्तियां डूब गई हैं। लाहौर के सर से सैलाब का खतरा भी टला नहीं। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि दरिया रावी में पानी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। इससे ज्यादा पानी हुआ तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। पंजाब भर में दरियाओं की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। दरिया चनाब में हेड कादराबाद और हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। एनडीएमए के मुताबिक दरिया चनाब में कादराबाद पर 9,01,000 और खानकी पर 8,59,000 क्यूसेक पानी का शदीद बहाव रिकॉर्ड किया गया है, जिसे गुजरात, हाफजाबाद, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, चनियोट और झंग मुतासिर हो सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला का राब्ता मुनक़ते है। दरिया रावी मजिस्ट्रेट के मकाम पर मुल्हका इलाके डूब गए हैं। नारोवाल और सियालकोट में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी खतरनाक हद तक बुलंद हो चुका है। पंजाब के दरियाओं में आने वाले तबाहकुन सैलाब से कच्ची आबादियां और शहर पानी में डूब गए हैं। 15 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है। संबड़ियाल में एक खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, गुजरात में सैलाब के बायस 4 और नारोवाल में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि गुजरावाला में 1 और हाफजाबाद में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पंजाब में सैलाब, भारतीय साजिश या कुदरती आफत, हुकूमती वज़रा का मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आ रहा है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सैलाब को भारतीय साजिश करार दे रहे हैं, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस मामले में भारत का दिफा करते नजर आते हैं। दोनों वज़रा के अजला हालिया सैलाब में बुरी तरह मुतासिर है। अब किसकी माने किसकी ना माने। गुज़िश्ता रोज नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में मीडिया से बात करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा था कि भारत ने पानी को हथियार बनाया है। लगता है भारत पानी जमा करके पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है ताकि पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। भारत ने पानी को हथियार बनाया है और एक आबी जारियत की है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ वर्किंग इंफॉर्मेशन रखता तो शायद इससे आधा नुकसान होता। और ये लगता यूँ है कि वो पानी जमा करके और रेलों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में पानी से ज़्यादा नुकसान हो। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल 180 दर्जे पर है। निजी टीवी से गुफ्तगू में भारतीय आबी जारियत के सवाल पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो हालिया सैलाब को भारतीय आबी जारियत नहीं कह सकते। इस हवाले से भारत की शरारत के कोई सबूत नहीं है। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार सैलाब की पेशगी इतला दी। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब से लाखों एकड़ अराजी, ज़राई और बुनियादी ढांचे की तबाही के साथ साथ 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दरिया चनाब के किनारे वाक़ 333 देहात में 1,50,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। इनमें सियालकोट के 133, वजीराबाद के 16, गुजरात के 20, मंडी बहाउद्दीन के 12, चनियोट के 100 और झंग के 52 देहात शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। शुमाली सियालकोट का बिजवात इलाका जो दरिया चनाब और तवी के दरमियान वाक़ है, शदीद मुतासिर हुआ और तकरीबन 70 देहात डूब गए हैं। दरिया सतलुज के किनारे वाक़ 335 देहात के 3,80,768 शहरी सैलाब से मुतासिर हैं। सतलुज के सैलाब से जिला कसूर में 72 देहात और 4.5 लाख अफराद, पाकपतन के 12, विहाड़ी के 23, बहावलनगर के 75 और बहावलपुर के 15 देहात शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक है, जिसे ऊंचे दर्जे का सैलाब भी करार दिया गया है। दरिया सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,09,000 क्यूसिक है। हवेली लखा में हेड सुलेमानकी से 1 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। सैलाब से सुजी की, लंगर के, बाकर के महार, पाना महार, दराज के समेत मुतअद्दिद देहात मुतासिर हुए। हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का मलबा भारत पर डालकर जान नहीं छुड़ा सकती। हुकूमती नाहली से न सिर्फ लाखों अफराद बेघर हो चुके, उनकी इमलाक का भी नुकसान हुआ है और हकीकत यह है कि ज्यादा नुकसान हुकूमत के बरवक्त इकदाम न करने से हुए हैं। 15 जून को महकमा मौसमियात ने खबरदार किया था कि इस साल मामूल से 13% ज्यादा बारिशें होंगी। गैर मामूली बारिशों के सिलसिले की 25 जून से सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई भी की गई थी। एनडीएमए की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था। इंतजामिया से दरियाओं के इलाके खाली कराने की हिदायत भी की गई थी, लेकिन यूं लगता है कि हुकूमत और इंतजामिया 2 माह तक सैलाब के आने का इंतजार करती रही। सवाल यह है कि दरिया के आसपास के इलाकों से लोगों को बरवक्त क्यों ना निकाला गया। बरवक्त इंतजाम कर लिए जाते तो नुकसान से बचा जा सकता था। डीजीपीडीएमए पंजाब इरफान काठिया कहते हैं कि वक्त आ गया है कि पानी की गुजरगाहों पर तमाम रास्तों को खाली कराना होगा। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है।
इसके मुताबिक चीजों को बेहतर करना होगा। वजीर इत्तलात अता तारण ने भी सैलाब के बाद दरियाओं के रास्ते पर कायम तजावुजात के खात्मे का इशारा दिया है। आबी गुजरगाहों में जो तामीरात हैं और आबी गुजरगाहों में जितने भी लोग आबाद हैं, उनसे इल्तमास है बड़ी मोहतमाना कि देखिए हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई स्पेल आता है, तो आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी। आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई है उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता। तो इसलिए आबी गुजरगाहों के हवाले से अब हमें ये फैसला करना है कि आबी गुजरगाहों में कोई तामीरात जो है वो आइंदा से इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी सियालकोट में तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात को करार दिया। सियालकोट में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस वक्त जो बर्बादी हुई है इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। जम्मू से जितने नाले निकलते हैं सियालकोट शहर इस पर आबाद है। जम्मू से पानी आता है तो सियालकोट को सैलाब का सामना करना पड़ता है। सियालकोट में तबाही की बड़ी वजह इन नालों पर तजावुजात है। ख्वाजा साहब, आपका इतराफ काफी नहीं, हमें यह बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है। 2009 से 2018 तक पंजाब में आप ही की जमात की हुकूमत थी। 90 की दिहाई में भी पंजाब का इक़्तिदार आपकी जमात के पास रहा है। आजकल आप पर सच बोलने का जुनून सवार है, लेकिन अवाम सवाल करते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो तब आप कहां थे? क्यों नालों पर कब्जा करने वालों को नहीं रोका? आप सवाल उठाकर जान नहीं छुड़ा सकते। सवाल उठाया है तो जवाब भी आप ही को देना होगा। बातों से नहीं, अपने अमल से साबित करें और जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। दूसरी जानिब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पाकिस्तानी दरियाओं पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है। भारत ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके पाकिस्तानी दरियाओं पर कब्जे का मंसूबा बनाया, लेकिन 3 माह बाद ही ऑपरेशन सिंदूर की तरह इसका ऑपरेशन सिंतास भी बुरी तरह नाकाम हो रहा है। मोदी सरकार की मंसूबाबंदी कुदरत के सामने फेल हो गई। मकबूजा कश्मीर में 6 रोज से जारी बारिश ने भारतीय मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस दफा का मॉनसून प्रेडिक्टेड था कि ये ज्यादातर पंजाब के शुमाली इलाकों में और आजाद जम्मू एंड कश्मीर और जीबी और एजेके के ज़ेरी इलाकों में होगा। ये वाला जैसा जो स्पेल है, इसमें ये एक पहली बार है कि इस वक्त बे ऑफ बंगाल से आने वाला सिस्टम, मगरब से डेवलप होने वाला सिस्टम और अरेबियन सी से डेवलप होने वाले सिस्टम ने इकट्ठा ये असर दिखाया है। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है सर, यहाँ पर 500 से लेकर 650 mm तक भी बारिश रिकॉर्ड हुई है। जम्मू के इलाके में तकरीबन 350 से 400 mm थी सर, और यही पैटर्न तकरीबन सियालकोट और सदर्न सियालकोट में भी हमने देखा, तकरीबन 400 mm बारिश हुई। ये सर इसी तरह का ये तमाम अनट्रीटेड वाटर इट केम टू पाकिस्तान और ये नेचुरल स्लोप में ये इम्पैक्ट हुआ और ये दाखिल हुआ। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। जम्मू में 24 घंटे में रिकॉर्ड 380 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है, जबकि पिछली बारिश में 5 रोज के दौरान 640 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में बारिशों का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है। पुलवामा के मकाम पर दरिया चैलम अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बह रहा है। साबका रिकॉर्ड 1588 क्यूसिक था, आज दरिया 1589 क्यूसिक पे है। यही पानी आगे पाकिस्तान आएगा। दूसरी जानिब भारत में दरिया रावी का पानी मोड़ने के लिए बनाए गए माधोपुर हेडवर्क्स के भी सैलाब में बह जाने की इतलात है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिला गुरदासपुर में दरिया रावी पर कायम माधोपुर हेडवर्क्स में 54 फ्लड गेट्स नस्ब हैं। इस हेडवर्क से रावी का पानी मोड़कर गुरदासपुर, अमृतसर और दीगर इलाकों को फराहम किया जाता है। रावी, चनाब और जहलम भी कई भारतीय डैम खतरे में हैं। मकबूजा कश्मीर के अलावा भारतीय पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। हर तरफ पानी ही पानी है। मोदी सरकार ने अपने शहरियों को सैलाब के रहमो करम पर छोड़ दिया है। लोग अपनी मदद आप के तहत सैलाब से बचाव की कोशिशों में मसरूफ है। भारतीय पंजाब के शहरी मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। भारतीय मीडिया को अपने मुल्क में तबाही नजर नहीं आ रही। भारतीय एंकर मोदी सरकार को इसकी नाअहलियों पर आईना दिखाने से ज्यादा पाकिस्तान में तबाही पर खुश नजर आते हैं। इनकी खुशी देखे तो लगता है कि वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर का आबी जारियत के हवाले से मौक़िफ़ दुरुस्त है। वो बताते हैं कि किस तरह भारत ने डैम्स के स्पिलवेज खोलकर पाकिस्तान को डबो दिया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि दरिया चनाब में तरीमों के मकाम पर 29 अगस्त की शाम इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, जबकि दरिया चनाब में पंजरत के मकाम पर 2 सितंबर को ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। तरबेला, मंगला, चश्मा में मजमूई जखीरा 1,17,22,000 एकड़ फीट है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम पानी से मुकम्मल भर चुका है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई, जबकि डैम में पानी जखीरा करने की ज्यादा गुंजाइश भी 1550 फीट ही है, जबकि मंगला डैम 1222 फीट तक भर चुका है, जहां पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1242 फीट है। खतरे से बचने के लिए तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले जा रहे हैं, जिसके बाद अगले चंद रोज में 2 लाख क्यूसिक से जायद का रेला सिंध की हदूद में दाखिल होगा। इस वक्त घोटकी, कशमोर, दादू, सक्खर और आसपास के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में भी गुद्दू, सक्खर और कोटरी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है।
एनडीएमए ने एक हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया कि पंजाब के बाद दरियाए सिंध में भी बड़े पैमाने पर सैलाब का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 1 से 3 सितंबर तक गुद्दू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्का है, जबकि महकमा आबपाशी सिंध का कहना है कि 3 सितंबर को गुद्दू के मकाम पर 6,30,000 और 4 सितंबर को सखर के मकाम पर 5,60,000 क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के है। महकमा आबपाशी के मुताबिक सखर और गुद्दू बैराज पर 11 से 12 लाख क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। 2010 में सखर बैराज से 12 लाख क्यूसिक के रेले गुजरे थे। पंजाब में जो होना था हो चुका। सिंध हुकूमत के पास अभी वक्त है। दरियाई गुजरगाहों में आबाद लोगों को वहां से बरवक्त निकालने से ज्यादा नुकसानात से बचा जा सकता है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक साहब। ज़िशान रफ़ीक साहब का इलाका भी वो है जो इब्तिदा में ही इस सैलाब से और ये दरियाई सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, सियालकोट और डस का। ज़िशान रफ़ीक साहब ये बताएं कि जून के महीने में महकमा मौसमियात और एनडीएमए ने ख़बरदार किया था कि अगस्त के आखिर और सितंबर के अवाइल में सैलाब आने का खदशा है, जिससे बड़ी तबाही हो सकती है। हम ये सवाल करें कि जब हुकूमत को भी ये पता था तो हुकूमत ने क्यों नहीं इक़दाम किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, आपकी बात बिल्कुल ये दुरुस्त है कि जून के महीने में वार्निंग्स जारी की गई थी और यहाँ तक ये बात है कि हुकूमत ने तैयारी नहीं की, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हुकूमत ने अपनी तैयारी बिल्कुल की है। लेकिन आप देखें सैलाब कितना आता है और जो हमारे नाले हैं, जो हमारे दरिया हैं, उनकी कैपेसिटी आप ओवरनाइट जो है ना वो इन्हांस नहीं कर सकते। उनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही ज़ाहिर उन्हें चलना है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल एफ़र्ट्स थी वो हुकूमत के तमाम अदारे जो है ना वो रेडी थे। अब जहाँ जहाँ तो बारिशों का पानी था, अर्बन फ्लडिंग जहाँ पे हुई है, वो अगर आप पंजाब के तमाम शहरों को चेक कर लें, हालांकि एक तारीख़ी बारिश हुई है लेकिन विद इन फ्यू आवर्स वो शहरों की गलियों से, सड़कों से पानी क्लियर कर दिए गए, तकरीबन तमाम जगह पे हुआ। लेकिन जो दरियाओं में, जो नालों से जो फ्लड आया है वो कुछ एरियाज़ के अंदर है और वो आपको मालूम है कि 3 हमारे जो दरिया हैं पंजाब के, जिसमें रावी है, चिनाब है और सतलुज है, जहाँ पे सैलाब की जो है ना वो हाई वार्निंग्स मौजूद हैं और वहाँ उसके ज़रिए से मतलब कुछ जगहों से वो सर मैं गांव वाली साइड पे तो आता हूँ ना सर। आप अर्बन फ्लडिंग की बात करें, आपके अपने इलाके सियालकोट का क्या हाल है? ख्वाजा आसिफ साहब जिस वीगो डाले पे मूव कर रहे थे ना, वो भी आधा डूबा था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बारिश खत्म हुए उधर। जी बिल्कुल, मैं खुद वहाँ पे जो है ना कल गया था। मैंने सियालकोट पे आता हूँ, वहाँ पे हमारे सियालकोट ज़िले और सियालकोट शहर में ख़ास तौर पर 2 मेन नाले हैं, जो कि एक नाला एक है, वो भी इंडिया से आता है, उसका पानी वहाँ से आता है। नाला डैक है, वो हमारे ज़िले से गुज़रता है। नाला पड़खू भी वहाँ से गुज़रता है और नाला भेड़ है जो हमारे शहर के अंदर। ये जो 2 नाले हैं, नाला भेड़ और नाला एक, अब यहाँ पे जो पानी आता है वो यकीनन इंडिया से पानी आता है और वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ जो है ना वो चल रहा है और वहाँ पे हाई फ्लडिंग जो है ना वो इस वक्त है और उसका लेवल भी कल से मज़ीद रेज़ हो रहा था और उसकी वजह से जो वो एरियाज़ जो उस लेवल से डाउन हैं वहाँ पे यकीनी तौर पे पानी मौजूद था और आज भी है पानी वहाँ पे। जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट मैक्सिमम जो मुमकिन है वो सारी की सारी कर रही है। तमाम एफ़र्ट्स जो है ना वो की जा रही हैं, तमाम रिसोर्स जो है ना बेकार लाए जा रहे हैं ताकि लोगों को वो परेशानी जो है ना वो कम हो सके। लेकिन देखिए बात यह है कि जहाँ पे अब पानी इंडिया से आ रहा है, जब तक वो पानी का लेवल डाउन नहीं होगा उन इलाकों से पानी नहीं निकल पाएगा। अब ये भी अपनी जगह पे हकीकत है लेकिन जहाँ पे प्योर बारिश का पानी था, मैंने उसकी बात की कि वो तो फौरी तौर पे क्लियर कर दिया गया। जहाँ पे नालों की वजह से नाले की कैपेसिटी है, अब जब पानी उससे ज़्यादा आ जाएगा, और आपको मालूम है कि हिंदुस्तान से पानी जो है ना इन दरियाओं में भी और इन नालों में आ रहा है और जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इंडिया ने, हिंदुस्तान ने अपनी पब्लिक को, अपनी ज़मीनों को सेव करना है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोगों ने प्लानिंग की थी, महकमा मौसमियात ने आपको जून के महीने में बता दिया था, तो सर तैयारी से क्या मुराद है? अब जो आप गांव के गांव खाली करा रहे हैं, ये काम पहले भी तो हो सकता था ना? जहाँ पे तो देखें जो शहरी हलके हैं वहाँ पे तो सियालकोट में जैसे पानी आया तो वो अब आपको बताऊं कि जी एक दिन के अंदर 405 मिलीमीटर बारिश एक हुई और 111 मिलीमीटर बारिश उसके बाद दोबारा हुई। अब ये भी एक 50 साल रिकॉर्ड वहाँ पे टूटा है
और उसको सामने रखते हो। और ये बिल्कुल आप जब फ्लडिंग की बात होती है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि कितनी फ्लडिंग होनी है। और जैसे वो नाले, जैसे मैंने कहा कि जहाँ से इंडिया से पानी आना है, फिर आप ये भी नहीं जज कर पाते कि कितना पानी इंडिया ने छोड़ना है, कितना इस तरफ आना है। लेकिन ऑब्वियसली उन एरियाज़ जहाँ पे हमें खदशा था वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज़ हमारी मौजूद थी, चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। हमने भी लोगों को जो है ना वो इवैक्यूएट कराया है, इलाकों को क्लियर करवाया है। वो यकीनी तौर पर उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए, जिस तरह हम फोर्सी करें, हम अब पूरे पाकिस्तान को, इंतजामिया को अलर्ट कर रहे हैं कि अब से 2 से 3 दिन बाद अगला फेज़ आना है सिंध के अंदर, और सिंध के कच्चे इलाकों से, और फिर ये तबजारी इस पानी ने जाना तो दरिया सिंध से फिर समंदर के अंदर जाना है ना। हम ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है और हम भी बता रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक फोर्सी कर रहा हूँ पंजाब के हवाले से, दरियाओं के आसपास हर तरफ पानी पानी खड़ा है, मतलब ये कि पानी खड़ा होने के बाद बीमारियां भी यहाँ फैलेंगी। बिल्कुल। क्या इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने कोई हिकमत अमली बनाई है, सेम उसी लेवल की जिस तरह की जापान के टूर के लिए आप लोगों ने बनाई हो, भरपूर तैयारियां की थी? पंजाब हुकूमत का प्लान क्या है बेसिकली? देखिए, मैं इसमें आपको बताऊं कि जी बिल्कुल हुकूमत पंजाब एक्टिवली काम कर रही है। हमारे तमाम अदारे जो है ना वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, और आपको इसकी बहुत सी जगहों से मिल भी रही हैं होंगी तफसीलात भी। हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल इस पे रेडी है। हमें मालूम है कि जिन इलाकों में पानी अभी खड़ा है वो उस पानी की वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। हमारे पास जो मैक्सिमम मशीनरी सारी अवेलेबल थी, सारी की सारी काम कर रही है। और ये इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी था, वो विदिन आवर्स, जो इससे पहले दिन लगते थे, वो विदिन आवर्स जो थी ना वो क्लियर किए गए। लेकिन अब देखिए, सियालकोट क्योंकि पहला ज़िला है इंडिया के फौरी बाद जब आता है वहाँ पे, आपने तभी किया ना, वो विदिन आवर्स वाली बात नहीं हो सकी। जहाँ पे घंटे पे भी पानी खड़ा है, जहाँ पे कोई कमज़ोरी हुई, जैसे सियालकोट में हमारे वहाँ पे जो वासा के एक तो अफसरान को मुअत्तल किया गया क्योंकि वहाँ पे जो उनकी तरफ से कमज़ोरी थी उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया गया। ये बिल्कुल देखें ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है ना वो कमी नहीं की जा रही किसी वाले से भी। और सियालकोट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इंडिया से जब पानी वहाँ से आएगा तो वो डायरेक्ट पहले सियालकोट को हिट करता है। ऑब्वियसली जब उसके बाद पानी आगे हमारे दरियाओं के अंदर, हमारे नालों के अंदर अगर मूव करता है तो फिर आपका अपना सिस्टम मौजूद है जिससे आप असेस कर सकते हैं कि ये पानी का ये इन्हला है और ये यकीनी तौर पे इन एरियाज़ को जो है ना वो अफेक्ट कर सकता है। सियालकोट का जो हमारी सबसे बड़ी जो बदकिस्मती समझ लें ये होती है कि जब भी कभी फ्लडिंग वहाँ पे हुई है वो अचानक इस तरह होती है क्योंकि इंडिया की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है वो विदाउट वार्निंग जो है ना वो छोड़ दिया जाता है, और फिर वो ऑब्वियसली वो हमारे एरियाज़ को अफेक्ट करता है। जिशान रफीक साहब, आप सैलाब से अपडेट कर रहे थे, अभी पर्टिकुलर सैलाब के ऊपर बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमने बात करनी, क्योंकि आप उस हुकूमती वफ्द के अंदर शामिल थे जो मरियम नवाज साहब के साथ जापान का दौरा करके आए, जिस पर जहां आप लोग कह रहे हैं कि बहुत कामयाब दौरा था, वहाँ तनकीद भी बहुत ज़्यादा है खर्चों के हवाले से और दीगर तमाम चीज़ों के हवाले से। अब किसी और प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेंबर पंजाब असम्बली हैं, एहसन इकबाल साहब के साहबजादे हैं अहमद इकबाल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा अहमद इकबाल साहब, हमने नारोवाल साइड की वीडियोस देखी, आप और आपके वालिद एहसन इकबाल साहब मुतासरा इलाकों में पानी में थे, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? सलमान भाई, बहुत बहुत बड़ी आफत आई है, और ऐसी आफत आई है कि इस खित्ते में पिछले 40 साल में हमने इतना पानी नहीं देखा। ये नारोवाल का इलाका जो है ये नदी नालों का, दरियाओं का इलाका है, लेकिन जब से ये सिंध तास मुआहदा हुआ है रावी में, उस तरह पहले किसी ज़माने में रावी बहुत बड़ा दरिया था। अब एक तरफ तुगयानी आई नाला डेक में जम्मू की तरफ से, और जम्मू की तरफ से इतने बड़े रेले पानी के आए कि ऐसा नाला जो 30,000 क्यूसेक की कैपेसिटी रखता है उसमें तकरीबन लाख क्यूसेक पानी और तेज़ पानी जो तेज़ रफ्तार से जो जम्मू की पहाड़ियों से नीचे आ रहा था। और हम देख रहे थे क्योंकि हम फिक्रमंद थे और हम कई दिन पहले से इसकी तैयारी में मसरूफ़ थे कि हम अपने बंद मजबूत कर लें, क्योंकि हमारे बंद बार बार टूट रहे थे जब सैलाबी रेले आते थे। तो जब हमने देखा कि जम्मू में उस पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि उसने ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ना कोई ब्रिज देखा, ना कोई घर देखा, ना गाड़ियां देखी, तो यकीनन यहाँ पे लोग तैयार भी थे और परेशान भी थे। मैं तो सबसे पहले नारोवाल के ज़िले के ज़फ़रवाल के शकरगढ़ के लोगों को सलाम पेश करना चाहूँगा, जिस रेजिलियंस के साथ, जिस हिम्मत के साथ, हौसले के साथ उन्होंने इस पूरी आजमाइश में एक दूसरे की ढाल बने, इंतज़ामिया के साथ ताबूत किया
और जहाँ जो पानी सैकड़ों जाने ले गया, मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला ने उस तरह हमारी हिफाजत की है जैसे पिछले चंद माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है कि उस तरह जानों का ज़ियान नहीं हुआ जिस ठीक है तरह पीछे अहमद, होता ये रहा। तो तय हुआ कि परवरदिगार का खास करम रहा, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। एक चीज भी जरा क्लियर कर दें आपकी मौजूदगी में ही, कल एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, स्टेटमेंट थी उनकी कि भारत ने पानी को हथियार बनाया, अभी जारियत का लफ्ज इस्तेमाल किया, इस वजह से ज्यादा तबाही हुई है बड़े पैमाने पर। पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो इसकी नफी करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, भारत ने 2 बार पाकिस्तान को आगाह किया था। आप जरा एक्टिव में हैं, हम खुद भी आपको देखा, फील्ड करते हुए देखा, क्या समझते हैं ये हमारी अपनी नाकामियां हैं जो हम भारत पर डाल रहे हैं, एनडीएमए का कोई मामला है? क्योंकि महकमा मौसमियात ने तो 2 माह पहले ही अलर्ट कर दिया था, हुकूमत की तैयारी क्यों नहीं थी? सलमान भाई, हम एक ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जो 3 तरफ से भारत के 3 तरफ से घिरा हुआ है भारत में। ऊपर मकबूजा जम्मू कश्मीर है, बाकी अतराफ भारत है। तो जब भी भारत पानी फेंकता है पाकिस्तान में तो वो हमेशा हमेशा शकरगढ़ नारोवाल से पाकिस्तान में दाखिल होता है। इस दफ़ा ये देखने में आया कि चूंकि हम खुद बॉर्डर पे, जम्मू के बॉर्डर पे दिन रात काम कर रहे थे कि इंडियन हेलीकॉप्टर जो हैं वो मॉनिटर कर रहे थे हमारी बंद की पोजीशन, और ये सबको पता था कि बहुत बड़ा वेदर सिस्टम है, तुग़यानी आनी है नाला डेक में। और ये जो इन्होंने सिंक्रोनाइज करके पूरा एक पानी इकट्ठा करके ऐसे फेंका है, अब वादी नज़र में ये चीज़ इट मेक सेंस कि उनको ये पता था कि यहाँ पे तुग़यानी आएगी, ये वल्नरेबल हैं, इनको इकट्ठे यहाँ से भी मारो, वहाँ से भी मारो। और वो दूसरी एक फॉलो अप स्ट्राइक के लिए भी पानी की, मैं तो इसको स्ट्राइक कहूँगा, ठीक है, वो हमें बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन मेलाफाइड है वो पानी। और ये अभी जारियत के अंसर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, अब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट में एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते जी। यूं कहिए कि मोदी को ट्रंप से पंगा महंगा पड़ने लगा। ट्रंप के बड़े टैरिफ वॉर से मोदी सरकार चकरा कर रह गई है। भारतीय मईशत ज़मींबोस होने का खतरा है। यूं 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ के नफाज के बाद भारतीय फैक्ट्रीज में खौफनाक खामोशी के साए हैं। माल मौजूद लेकिन खरीदार कोई नहीं है। भारत में बेरोजगारी का बड़ा तूफान आने का खदशा है। लाखों अफराद की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। ट्रंप टैरिफ से भारत की अमेरिका को 48 अरब डॉलर से ज्यादा की बरामदात मुतासिर होंगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक 50% टैरिफ के नफाज से गारमेंट्स, झींगे, कीमती पत्थर, जेवरात, चमड़े का सामान और ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। भारतीय वजारत तिजारत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर की मसनूआत बरामद की। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल और मलबूसात की भारतीय बरामदात का हजम सालाना 16 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें कॉटन तौलिए, रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स और फैशन अपैरल शामिल है। इसी तरह अमेरिका को जवाहरात और जेवरात की एक्सपोर्ट भारतीय बरामदी मईशत का सतून समझी जाती है। भारत सालाना 12 अरब डॉलर के जवाहरात और जेवरात अमेरिका को बरामद करता है, जबकि भारत का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी का शोबा अमेरिका को 9 अरब डॉलर की बरामदात करता है। चमड़े और जूतों की बरामदात 1.18 अरब डॉलर और केमिकल मसनूआत 2.34 अरब डॉलर की सतह पर है, जबकि झींगे और दीगर सी फूड अशिया की बरामदात 2.24 अरब डॉलर के करीब है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दवासाजी की सनतें फिलहाल ट्रंप टैरिफ से मुस्तस्ना है, लेकिन बाकी कलीदी शोबे बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ लगने से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर शदीद बहरान का शिकार होने जा रहा है। 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा भारतीय मजदूर टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता हैं। बहरान शदीद हुआ तो इनमें से कम निस्फ का रोजगार खतरे में होगा। टैरिफ के ऐलान का वक्त भी बहुत ही अजीब है, क्योंकि बरामद करंदगान को तकरीबन निस्फ ऑर्डर साल के इन्हीं दिनों में मिलते हैं, जो क्रिसमस सीजन तक जारी भी रहते हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि त्रिपुरा, जहां से तकरीबन 16 अरब डॉलर मालियत के रेडीमेड गारमेंट्स अमेरिका के मशहूर स्टोर्स टारगेट, वॉलमार्ट, गैप और ज़ारा को बरामद किए जाते हैं, वहां मुस्तकबिल के बारे में शदीद बेचैनी और इस्तराब है। 50% टैरिफ के नफाज के बाद अमेरिका में इंडिया से आने वाली शर्ट, जिसकी कीमत $10 थी, वो $16.40 में फरोख्त होगी। यूं चीन, बांग्लादेश और वियतनाम तीनों ममालिक से बरामद होने वाली शर्ट्स की कीमत के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगी है। और अगर 25% इजाफी टैरिफ खत्म हो भी जाए, तब भी इंडियन मसनूआत के लिए बाकी एशियाई ममालिक के मुकाबले में सर्वाइव करना मुश्किल होगा।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा में एक गारमेंट फैक्ट्री के मालिक कृष्ण मूर्ति मौजूदा सूरत हाल से खासे परेशान है। कृष्ण मूर्ति का कहना है कि उनके क्लाइंट्स ने नए ऑर्डर्स देना बंद कर दी है, इसलिए सितंबर के बाद कोई काम करने को नहीं है। टैरिफ की वजह से उन्होंने अपने कारोबार को वुसअत देने और मजीद 250 अफराद को मुलाजमत देने के मंसूबे को भी रोक दिया है। बीबीसी के मुताबिक एक और फैक्ट्री मालिक का कहना है कि अंदाजा था कि तकरीबन $10 लाख के ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि माल मौजूद है लेकिन खरीदार कोई नहीं है। त्रिपुरा में हर तरफ एक ही कहानी है। एक और फैक्ट्री मालिक ने बीबीसी को बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा हो जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता माह से तमाम प्रोडक्शन चेन बंद पड़ी हैं। अगर यह सब जारी रहा तो मैं अपने वर्कर्स को तनख्वाह कैसे दूंगा। मकामी ट्रेड यूनियन के रहनुमा का कहना है कि मुलाजमीन को जबरी रुखसत में भेजे जाने और तनख्वाहों में कटौतियों का सामना है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता अजय श्रीवास्तव का कहना है कि हम तिजारत का रुख तब्दील होते हुए देख रहे हैं, जैसे अमरीकी खरीदार मैक्सिको, वियतनाम और बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं। टैरिफ वार में भारत की जिम इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासिर होगी। भारत अमेरिका को सालाना $12 अरब मालियत के कीमती पत्थर और जेवरात बरामद करता है। 50% टैरिफ के बायस वो हीरे जो कभी अनमोल थे अब उनका मोल लगाने वाला कोई नहीं है। ज्वेलरी ब्रांड्स भी अमेरिका की टैरिफ से परेशान है, क्योंकि हर साल सितंबर और नवंबर के दौरान तकरीबन $3 से $4 अरब मालियत की ज्वेलरी अमेरिका भिजवाई जाती है। मुंबई से 1200 किलोमीटर दूर एक्सपोर्ट जोन में बैठे हीरों के सौदागर आदिल कोतवाल, जो अपने 90% डायमंड ज्वेलरी अमेरिका में फरोख्त करते थे, को टैरिफ वार ने चकरा कर रख दिया है। आदिल कोतवाल कहते हैं कि वो महज 3 से 4% के मुनाफे पर काम करते थे। वो इजाफी 10% टैरिफ का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकी सारे भी ये इजाफी बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। सूरत हीरे की तराश खराश और पॉलिशिंग का मरकज समझा जाता है। 50% अमेरिकी टैरिफ से सूरत में मायूसी के डेरे हैं। वो कारखाने जहां दिन रात हीरों की पॉलिश और पैकिंग का काम होता था, वहां मेजों पे गर्द जमी है और इर्द गिर्द काट कबाड़ पड़ा है। लाखों अफराद का रोजगार खतरे में है। अमेरिकी खरीदार चले जाने से वो कारखाने जो 50 लाख अफराद को रोजगार देते थे, अब महीने में 15 दिन ही चल पाते हैं। एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर ने बीबीसी को बताया कि यहां पहले बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन कई मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। पता नहीं अब क्या होगा। इंडिया झींगे बरामद करने में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि अमेरिका इसकी सबसे बड़ी मंडी था। ड्यूटीज और टैरिफ मिलाकर झींगों पर मजमूई टैरिफ 60% है। टैरिफ के पहले ऐलान के बाद ही झींगों की कीमत 60 सेंट्स फी किलो से 75 सेंट्स फी किलो तक गिर गई थी। 50% टैरिफ के बाद इंडियन झींगों की कीमत मजीद गिर जाएगी। हेचरीज ने झींगों की प्रोडक्शन पहले ही कम कर दी है। इन तमाम अनासर के सबब इस सनत से वाबस्ता 10 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर होंगे। गुज़िश्ता दिनों भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सदर ट्रंप को मुंह फट करार देते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। 24 अगस्त को नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए जयशंकर ने कहा था कि कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। जयशंकर ने अमरीका और यूरोप को रूसी तेल की खरीदारी के मामले पर जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी मुल्क को भारत से रिफाइंड तेल या दूसरी मसनूआत खरीदने में मसला है तो वो ना खरीदे, लेकिन भारत अपनी कौमी मफाद के मुताबिक फैसले करता रहेगा। इसके ठीक 2 दिन बाद रूस में भारतीय सफीर ने भी इसी किस्म का पैगाम दिया था। तजियाकारों के ख्याल में भारतीय हुकूमत के रवैये की वजह से ट्रंप इंतजामिया शदीद गुस्से में है, इसलिए उन्होंने 25 अगस्त को होने वाले तजारती मुज़ाकरात भी मनसूख कर दिए थे। माहिरीन की ये राय है कि मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया ने इसे सबक सिखाने का फैसला किया है। सदर ट्रंप अपने फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा था कि रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को को फंडिंग कर रहा है, और एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि टैरिफ लगने के बाद भारतीय बरामदात में कमी हो जाएगी और बेरोजगारी में इजाफा और शरह नमू नीचे आ जाएगा। माहिरीन माशियात का कहना है कि अमरीकी टैरिफ से भारत की अरबों डॉलर की तिजारत पर बुरा असर पड़ेगा। नई मंडियों की तलाश में भी आसान हदफ नहीं है। इसमें कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार अमरीकी मार्केट भारतीय एक्सपोर्टर्स के हाथ से निकल गई तो फिर इसकी एंट्री मुश्किल हो जाएगी। जल्द या बदेर मोदी को ट्रंप के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। ऐसा ना करने की सूरत में भारत का मुआशी दिवालिया निकल सकता है, जिसके सियासी असरात भी होंगे। सदर ट्रंप अपने फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा था कि रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है, और एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि टैरिफ लगने के बाद भारतीय बरामदात में कमी हो जाएगी और बेरोजगारी में इजाफा और शरह नमू नीचे आ जाएगी। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि अमरीकी टैरिफ से भारत की अरबों डॉलर की तिजारत पर बुरा असर पड़ेगा। नई मंडियों की तलाश भी आसान हदफ नहीं, इसमें कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं।
और एक बार अमेरिकी मार्केट भारतीय एक्सपोर्टर्स के हाथ से निकल गई तो फिर इसकी एंट्री मुश्किल हो जाएगी। जल्द या बदेर मोदी को ट्रंप के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। ऐसा ना करने की सूरत में भारत का मुआशी दिवालिया निकल सकता है, जिसके सियासी असरात भी होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक सफारतकार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब मुनीर अकरम साहब। मुनीर अकरम साहब, कल 27 अगस्त को भारत की मसनूआत पर ट्रंप के 50% टैरिफ का बाकायदा नफाज हो गया, जिसकी वजह से भारत फैक्ट्रियों में माल मौजूद है लेकिन खरीदार कोई नहीं है। ट्रंप के टैरिफ से भारत की 48 अरब डॉलर से मुतल्लिक है। ऑब्वियस बात है कि बरामदात मुतासर हुई हैं। आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मोदी को ट्रंप के आगे सरेंडर करना पड़ेगा या भारत के पास कोई दीगर ऑप्शंस भी हैं? जी देखें, इसके इम्कान भारत के ऊपर बहुत अहम होंगे। पहली चीज़ तो टैरिफ की वजह से उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, वो मेरे ख्याल में कुछ आधे हो जाएंगे। तो 61 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, वो 30-40 पे चले जाएंगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, टैरिफ की रिड्यूस्ड एक्सेप्शंस हैं, पर मेरे ख्याल में ओवरऑल इफ़ेक्ट उनकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कोई आधी हो जाएंगी। पर उससे भी ज़्यादा जो मेरे नज़र में जो ज़्यादा इम्कान जो ख़तरनाक भारत के लिए है, वो ये है कि जो दुनिया से उनको इन्वेस्टमेंट की तवक्को थी कि बहुत दुनिया हमारे चीन से हट कर हिंदुस्तान आ जाएगी, यहाँ से मैन्युफैक्चर करके हम फिर दुनिया को बेच सकेंगे, अमेरिका को बेच सकेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अभी एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्योंकि अगर अमेरिका को वहाँ से नहीं बेच सकते हैं तो लोग फिर ढूंढेंगे कि कोई और जगह मिले जिस तरीके से वो अमेरिकन मार्केट को बेच सकें, जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो इंपोर्ट करता है अमेरिका। तो ये सब में ज़्यादा इम्कान और सब में ज़्यादा अहम इफ़ेक्ट ये हो सकता है अगर ये टैरिफ रहे। ठीक, तो हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ कोशिश करनी होगी अमेरिका के साथ ट्रेड के ऊपर कुछ सुलह करें। और ये ट्रेड जो टैरिफ 50% का टैरिफ है, इसको हटाकर उसको कम करना है। उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा मुनीर अकरम साहब, आमतौर पर ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्ट्रेटजी है ना, उसको फोर्स ही करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। रूस में मौजूद इसी सूरत हाल पर भारतीय जो सफ़ीर थे ना, उन्होंने चंद रोज़ कबल ये कहा था कि भारत जिससे चाहेगा तेल खरीदेगा, जबकि वाइट हाउस का मौक़िफ़ ये है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन में जंगबंदी नहीं होती तो इसके भारत पर क्या असरात होंगे? क्या इस टैरिफ की शरह मजीद बढ़ सकती है? और सियासी असरात से मुतालिक भी थोड़ा बताइएगा। जी मेरे ख्याल में ये टैरिफ इससे ज़्यादा तो बढ़ना मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि ये सब में ज़्यादा टैरिफ लगा है। हिंदुस्तान पे जो लगा है वो चीन से भी ज़्यादा टैरिफ है और यूरोप से ज़्यादा है। दूसरे ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, हमारी तो 19% है, उनकी 50 हो गई है। तो इस पे शायद इससे इजाफा ना हो, पर प्रेशर हिंदुस्तान पे बहुत होगा। अब उन्होंने कोई इशारे दिखाए हैं कि हम रूस के पास भी जा सकते हैं, हम चीन से भी ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, पर आखिर आ जाकर उनको जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है दुनिया से, वो इन्वेस्टमेंट अगर रुक गई तो उन्होंने कुछ अमेरिका से सुलह करना होगा और वापस जाके जो कुछ उन्होंने ट्रंप साहब को मनाने के लिए जो कुछ करना होगा, रूस से तेल ख़रीदना वो रोकेंगे, वो रोक रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उस पर कमी आ रही है। पर उन्होंने ट्रंप साहब को फिर फुसलाना होगा कि जी हम आपके दोस्त हैं। अच्छा मुनीर अकरम साहब, इसमें भी कोई शक नहीं, इंडिया बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी तजारती मंडी भी है। दुनिया के दूसरे तीसरे मुल्क के अंदर इसका शुमार होता है आबादी के लिहाज से। जब इतना बड़ा सेटबैक आए तो इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? ये देखें, जो थियरी जो थी कि जी हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है और हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं और वहाँ से तिजारत हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उन सब पर एक सवाल उठ गया है
क्योंकि इतनी बड़ी जो टैरिफ लगेगी उनके ऊपर, तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचेंगे हम क्या, अगर यहाँ हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहाँ से फिर हम क्या बेचेंगे, अमेरिका को तो नहीं बेच सकते हैं, फिर यूरोप में बेचना होगा, चीन में बेचना होगा। तो हिंदुस्तान की कोशिश यही होगी कि अल्टरनेट सोर्सेज ज़रूर वो ढूंढेगा कि चीन से मेरे ख्याल में तो उनकी तजारत बढ़ जाएगी। जो यूरोप से उन्होंने मुआहदा कर रहे हैं वो, और वहाँ यूरोप की तरफ भी डायरेक्शन होगा, पर अमेरिका सब में बड़ी मार्केट है। ठीक। और अगर यहाँ पाबंदी लग गई उनके ऊपर, 50% टैरिफ लग गए, तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हिंदुस्तान की बिल्कुल ही बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया मुनीर करम साहब, हमसे रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। कराची में स्ट्रीट क्राइम में एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर है। लूटमार और टारगेट किलिंग बढ़ने लगी है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के दावे करने वाली पुलिस भी टारगेट किलर्स के निशाने पर है। शहर लुटेरों की तो जैसे जन्नत बना हुआ है। कराची है, ना कोई देखने वाला है और ना कोई पूछने वाला है। पुलिस भी डाकुओं के सामने कुछ बेबस नजर आती है। रवां साल के 8 माह के दौरान डाकुओं ने 3 खवातीन समेत 61 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। अब तक 12 पुलिस एहलकार भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बन चुके हैं। रवां माह स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 अफराद जा भाग हुए। 25 अगस्त को साइट सुपर हाईवे जंजाल गोड में फायरिंग से किराना स्टोर के मालिक जाहिर शाह को डाकुओं ने डकैती मजाहमत पर मौत की नींद सुला दिया। 22 अगस्त को मलीर कैंट में डाकुओं ने गोलियां मारकर नौजवान नईम को घर की दहलीज पर कत्ल किया। यूं 17 अगस्त को गिजरी के इलाके में डाकुओं ने निजी सिक्योरिटी गार्ड अरियान को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। और 9 अगस्त को माड़ीपुर में डाकुओं की फायरिंग से घर का वाहिद कफील 5 बच्चों का वालिद जमील हुसैन जान से गया। पुलिस अभी तक किसी के कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जुलाई भी कराची वालों पर भारी रहा। जुलाई में 2 ताजरों और पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद कत्ल हुए। मई के महीने में डाकुओं ने कमसिन बच्ची समेत 12 शहरियों की जान ली। मार्च और अप्रैल के महीने में बेलगाम डकैतों के हाथों 10-10 अफराद लुकमा अजल बने। फरवरी में डकैती मजामत पर 10 अफराद को कत्ल किया गया। जनवरी में डाकुओं के हाथों 5 शहरियों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के 8 माह में अब तक 12 पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं, जिसमें सीटीडी एहलकार भी शामिल है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस किलिंग की सबसे ज्यादा वारदातें जिला मलीर में हुई। मलीर में 3 एहलकार शहीद हुए। जिला बस्ती, गरबी और किमाड़ी में 2-2 एहलकार शहीद हुए। जिला सिटी, जनूबी और कोरंगी में 1-1 एहलकार को शहीद किया गया। सवाल यह है कि जब कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली पुलिस खुद गैर महफूज है तो शहरियों की हिफाजत कौन करेगा? 12 पुलिस एहलकारों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारा जाना तशवीशनाक है। कराची पुलिस शहर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के दावे तो बहुत करती है, लेकिन 8 माह के दौरान पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम के दौरान 61 शहरियों की हलाकत कराची पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है। इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची के ब्यूरो चीफ समर अब्बास साहब। समर अब्बास साहब, ये बताएं कि कराची पुलिस भी डाकुओं के सामने बेबस नजर आती है और पुलिस वालों की अब ये टारगेट किलिंग हो रही है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं? कोई आपकी बात हुई हो, पता चल सके कि क्या किसी की कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? सलमान, देखें, ये एक अहम इशू की तरफ आप जो है, बड़ा अहम सवाल है और एक अहम इशू है कराची का इस वक्त, जिसमें अब जो पुलिस एहलकार हैं ये टारगेट हो रहे हैं। इसमें जो हमें डिफेंस की बात कर लें, 2 रोज़ कबल डिफेंस में पुलिस एहलकार को टारगेट किया गया और गुज़श्ता रोज़ जो है बिन कासिम मलीर में जो है पुलिस एहलकार को जो है वो टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ रवां साल जो है तादाद जो पुलिस वालों की बताई जा रही है वो तकरीबन 10 से 12 तादाद जो है वो पुलिस एहलकारों की बताई जा रही है जिनको जो है वो टारगेट किया गया है। इसमें कुछ जो हैं वो ज़ाती झगड़े के दौरान डाकुओं से मुकाबलों में शहीद हुए, जबकि कुछ को जो है वो टारगेट किया गया। मैं ऐसे बात नहीं कह रहा, मैंने CTD के जो इंचार्ज हैं राजा उमर खिताब, उनसे मेरी बात हुई है तो वो ये बात बता रहे हैं कि इसमें कुछ जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उस पर फुटप्रिंट मिले हैं TTP के। कलदम तंजीम है और इसके स्लीपिंग सेल कोई देख रहे हैं कि कोई ऐसा स्लीपिंग सेल एक्टिव हुआ है जो पुलिस एहलकारों को टारगेट कर रहा है। कोई कंक्रीट अभी तक कोई सबूत सामने आया है कि कलदम तंजीमें इसके अंदर इन्वॉल्व है? अगर ऐसा है तो ये तो फिर बहुत जिसे कहते हैं खौफनाक सूरत हाल है ये।
जी बिल्कुल सलमान, ये बिल्कुल खौफनाक सूरत हाल है। कराची जैसे सिटी में कलदम तंजीमों का एक्टिव होना बिल्कुल एक खौफनाक सूरत हाल है, और ख़ासकर जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, पुलिस एहलकार, उन्हें टारगेट करना, उन्हें शहीद करना, ये एक खौफनाक बात है। इस पे मेरी बात हुई, मैंने जैसे कि आपको बताया, राजा उमर ख़िताब हैं सिटी डी के इंचार्ज, उन्होंने कहा कुछ फुटप्रिंट हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। शायद हाँ, हालांकि इसमें 2-3 जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, उस पे जो है कलदम तंजीम की जानिब से ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। बहुत शुक्रिया। सबर अब्बास हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।